अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि अपनी जो अगली वीडियो होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस करते हुए होगी। और जैसा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह हमारी जो क्वेरीज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी हद तक इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये मेरी वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सवाल, इस सवाल के अंदर हम लोग जिस तरतीब से चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम लोग बैलेंस शीट बना के अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सो एक सवाल आपकी नज़र, ये सवाल आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस साल 2020 के एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन सी में फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 30 मार्क्स का सवाल आ सकता है इंशाल्लाह, बल्कि आएगा, क्योंकि कंपलसरी सवाल है, आपको इससे बचत नहीं हो सकती है। तो एक एसन कंपनी का सवाल आपके सामने है, जिसके अंदर एक तरफ डेबिट साइड है और एक तरफ क्रेडिट साइड है। डेबिट के अंदर कैश 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 15,600, रेंट एक्सपेंस, इन्वेंट्री ओपनिंग, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेल्स डिस्काउंट, लैंड ड्राइंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स इक्विपमेंट एंड परचेज, द लास्ट अमाउंट इन डेबिट। इसी तरह क्रेडिट साइड के ऊपर हमारे पास कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, कमीशन अनअर्न्ड और परचेज रिटर्न हमारे पास गिवन है। इसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, जिसे हम एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं। हमारे पास कोई 7 एडजस्टमेंट्स गिवन है, जिसमें बताया गया है कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, इन्वेंट्री क्लोजिंग गिवन है, कमीशन रिसीवेबल कुछ मौजूद है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, बैड डेट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एट द एंड कुछ कमीशन अर्न भी आपको बता रहा है। ज़रा जल्दी से हम अपनी नज़र मारते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। तो अगर हम रिक्वायर्ड देखते हैं, तो जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमने इस सवाल को इसी तरतीब से करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायर्ड के अंदर मौजूद है, हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बनाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का सवाल सही है या गलत है इंशाल्लाह। तो सवाल आपके सामने मौजूद है, आपके पास कुछ 7 एडजस्टेड एंट्रीज सामने नज़र आ रही हैं। सवाल के अंदर हम इन एडजस्टिंग एंट्रीज को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। जब हम इस एडजस्टिंग एंट्रीज को प्रिपेयर कर लेंगे, तो फिर हम अपने सवाल को फर्दर मूव करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन विद एडजस्टिंग एंट्रीज। और हमने अभी बताया आपको कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग अपने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे पास सप्लीमेंट्री डाटा गिवन है फॉर एडजस्टमेंट्स, उनकी बनाएंगे। इससे पहले कि हम लोग एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमने इसको बहुत थॉरली डिस्कस भी किया था हमने अपने क्लासरूम के अंदर। स्टिल दोबारा से आपसे बात करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसके अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग जल्दी से समराइज करते हैं उर्दू के अंदर। जैसे मैंने हमेशा आपको क्लास में कहा था कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है, 2 चीज़ों को। किन 2 चीज़ों को? एक्सपेंस को और आपके रेवेन्यूज को। अकाउंटिंग ईयर, अगर मैं अकाउंटिंग ईयर की बात करता हूँ, तो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, से फॉर एग्जांपल जनवरी से दिसंबर तक का हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है, इस पूरे कंप्लीट ईयर में जितना मैं खर्च करूँगा वही मेरा एक्सपेंस होगा। अच्छा, अब खर्चा चाहे दिया हो या ना दिया हो, बात यह है कि खर्चा जिस साल का है उसी साल लिखा जाएगा। इसी तरीके से इनकम की बात करता हूँ। इनकम जो मैंने कमाया, जो मैंने अर्न किया, जो मैंने कमाया
इस पर्टिकुलर ईयर में वही मेरी इनकम होगी, चाहे वो मुझे रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने सही से डिसॉल्व कर लिया, अपने अंदर उतार लिया है, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग आगे का सवाल बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। अब मैं आपको एग्जिस्टिंग एंट्रीज जो, अगर मैं अपने एक दफ़ा सवाल को देख लेता हूँ कि जो मेरे पास नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7 में जितने भी सवाल लिखे हुए हैं, अब मैं इनको फर्दर डिस्कस करूँगा और इसका हम लोग एग्जिस्टिंग एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 अगर देखें तो हमारे पास नंबर 1 एग्जिस्टिंग एंट्री में क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ₹3,500। और अगर आप अपने सवाल के अंदर देखते हैं तो हमारे पास सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है मेरे पास 10,000। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसा मैं आपसे कहूँ कि मैं घर से शॉपिंग करने निकला था, मेरी जेब में थे 10,000 रुपये, और जब मैं शॉपिंग करके वापस आया हूँ तो अब मेरी जेब में है 3,500 रुपये। से में वही बात हुई ना कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है 10,000, और अब एडजस्टिंग के अंदर वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग की अमाउंट कितनी रह गई है, 3,500। जिस तरह अभी मैंने कहा कि 1,000 रुपीज़ में शॉपिंग के लिए लेके गया था, अब जब मैं घर में घुसा हूँ तो मेरे पास 350 रुपीज़ जेब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने खर्च क्या किया है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो वो मेरा खर्च का अमाउंट आ जाएगा। 10,000 में से अगर मैंने 3,500 मेरे प्रीपेड अभी बचता है तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया है, 6,500। तो सिंपल सी एंट्री है मेरी कि एडजस्टिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, और जो प्रीपेड हमारा एसिड कम हो रहा है, तो हम एसिड जब कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो सिंपल हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और एसिड जो कि प्रीपेड की शक्ल में था वो हमारा कम हो रहा है। तो हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री आपके सामने। बात करते हैं अपनी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री की तरफ। तो दूसरी एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो खर्चा जिस साल का है उसी साल उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल मैंने अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को सैलरीज पे कर दिया, और जब पे करने के बाद मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करके घर जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि एक मेरा चौकीदार बैठा हुआ है, उसे तो मैंने सैलरी दी नहीं, लेकिन उसकी सैलरी इसी साल का एक्सपेंस है, तो ये मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। तो ये भी मेरा एक्सपेंस का पार्ट है। तो मैं अपने एक्सपेंस जो कि सैलरी एक्सपेंस था उसको 7,000 रुपीज़ से इंक्रीज कर दूंगा, और क्योंकि अभी मैंने वो सैलरी दी नहीं है इसलिए वो सैलरीज मेरी क्या हो जाएगी, पेबल भी हो जाएगी। तो ये आपके सामने एक और एडजस्टिंग एंट्री हमारी है जिसके अंदर हमने सैलरी देना भूल गए थे या आउटस्टैंडिंग थी मेरी सैलरी, तो उसके एडजस्टमेंट में हमने एक्सपेंस को बढ़ा के पेबल को भी अपने साथ बढ़ा दिया। ये मेरी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री होगी। तीसरी एडजस्टिंग एंट्री के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि बेड डेप्स और डेप्रिसिएशन दो ऐसे एक्सपेंस है जो जो भी एडजस्टमेंट में दिए हुए होंगे आपने एज इट इज़ उसको उठा के लिख लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेड डेप्स के एक्सपेंस को देखते हैं तो बेड डेप्स एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड 3% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे आती है, हम लोग सेल्स रेवेन्यू में से अगर हम अपने सेल्स डिस्काउंट उनसे अलाउंस को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो मेरा क्या कहलाता है, नेट सेल्स कहलाता है। अगर इस सवाल में देखें तो हमारे पास सेल्स 2,30,000 है, और हमारे पास सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट और अलाउंस क्या गिवन है, 3,092। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि वो 3% ऑफ नेट सेल्स कह रहा है तो वो 3/100 किया तो इट इक्वल्स टू 6,807 6,807 है। तो ये अमाउंट थोड़ा पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारी वही एंट्री बेड डेप्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस वो बेड डेप्स क्रेडिट होता है। तो एज इट इज़ हम लोग उस एंट्री को बना लेंगे, ये बहुत इजी है बेड डेप्स का। इसी तरह बेड डेप्स के साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की बात करते हुए सवाल में डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट गिवन है 1,780 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री बनती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आई होप कि ये दो चीज़ें आपको बआसानी समझ में आ गई होगी, और इससे पहले हमने एक्सपेंस की बात की। अब हम बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट में रेवेन्यूज़ की, क्योंकि अब जो बात आएगी आई गेस वो रेवेन्यू की है।
अच्छा, सवाल में हमारे पास दो किस्म की रेवेन्यूज को एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। एक ऐसी रेवेन्यू है जो रिसीवेबल है, विच इज आपके सामने नजर आ रही है, कमीशन इनकम रिसीवेबल। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, जैसा कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे अपनी फीस डिमांड की है कि लाए जी मेरी जो फी है वो मुझे आप दे दीजिए। आपने कहा कि जनाब मेरे को तनख्वाह मिलेगी 5-6 दिन बाद, तो जैसे ही मेरे पास तनख्वाह आती है आई विल पे योर फी। तो आज 30th को मैंने ये मंथ कंप्लीट किया और ये कमीशन मेरी अर्न हो चुकी है। अब आपने वो मुझे अगले महीने की 5-6 तारीख को देनी है, तो क्योंकि ये इसी साल का या इसी मंथ का मेरा है, तो मैं अपने पास इसे इनकम को लिखूंगा। तो मैं क्या कहूँगा कि इनकम विच इज रिसीवेबल, देन रिसीवेबल बिकम्स माय एसेट, तो वो 5000 मेरा डेबिट हो जाएगा। इसी तरह मेरी कमीशन इनकम यानी कि मेरी रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है, तो मैं कमीशन इनकम को क्रेडिट भी कर दूंगा। ये है इनकम रिसीवेबल। अब ख्याल रहे कि ये जो रिसीवेबल बन रहा है ये मेरे बैलेंस शीट के अंदर भी एसेट साइड पे आएगा, ठीक है, और इनकम कमीशन जो इनकम 5000 है वो मेरे पास मेरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर अदर इनकम में चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये रहा एडजस्टमेंट एंट्री फॉर कमीशन इनकम रिसीवेबल। इसके बाद अब दूसरे अगर फ्रेज में हम देखते हैं, तो मेरे पास कमीशन अर्नड 1500 लिखा आ रहा है, जबकि सवाल में मेरे पास आई गेस अर्न इज 22,000 रुपीज़। मेरे ख्याल से हमने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी है लिखने में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वीडियो ये लाइव चल पड़ी है। तो मेरे ख्याल से सवाल में हमारे पास कमीशन भी अनअर्नड था 1500, और सवाल के अंदर भी हमारे पास कमीशन अनअर्नड 2000 रुपीज़ लिखा हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से मिसाल अगर मैं इसको आपको दोबारा देता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता था, मैंने आपको ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, और पहली तारीख को आपने मुझे ये चले इसको थोड़ा और इलेबरेट करता हूँ मैं कि मैंने आपको पढ़ाने की हामी भरी, और 500 पर मंथ मेरा आपके पास ट्यूशन फी सेट हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, पहली तारीख को अभी मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपने मुझे 4 महीने की एक साथ 500 500 500 500 मैंने कि 2000 रुपीज़ आपने मुझे फीस दे दी 4 मंथ एडवांस। तो अभी मैंने वो कमाई तो नहीं है, दैट शोज के मेरे पास कमीशन अर्न कितनी थी, 2000 रुपीज़ की थी, ठीक हो गया। अच्छा, एक महीने गुजरने के बाद क्या होगा कि वो जो मैंने 5 5 5 500 के वो जो 4 स्लॉट्स मेरे पास थे, उसमें से एक स्लॉट मैंने कमा लिया, सही है ना, कि 4 5 500 के 2000 वाज अर्न, आफ्टर 1 मंथ 500 विल बी अर्नड, वो मेरे पास अर्न हो जाएगा। तो मेरी अनअर्नड कितनी रह जाएगी, अगेन 3 मंथ्स के 5 5 5 1500। तो यही सवाल थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कमीशन अर्न लिखा आ रहा है, तो है ये बेसिकली कमीशन अर्न 1500 रुपीज। तो कमीशन अर्न वॉज 2000, लेकिन एक महीना गुजरने के बाद अब वो कमीशन अर्न 1500 रह गई है। तो दैट मीन्स कि एक मंथ का मैंने अर्न कर लिया है, वो मैंने कमा लिया है, तो मेरी कमीशन अर्न कम हो जाएगी 500 से, और जो मैंने कमीशन अर्न कमा लिया है दिस विल बी 500 रुपीज़। तो आई होप कि ये हमें एडजस्टिंग एंट्री हमारी समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या, ये एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई है हमारी, और अब हम अपनी इन एडजस्टमेंट एंट्रीज के बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे, अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम अपने सवाल के सेकंड पार्ट यानी कि हम इनकम स्टेटमेंट पे चले आए। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का हमने एक पूरा फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया है, ठीक है जी, आप सबके पास लिखा हुआ है, मौजूद है। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट एंड कंपनी। अच्छा, हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। किस ईयर का बनाने जा रहे हैं, ईयर एंड क्या है हमारा, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019, ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज क्या आती है, आई होप सब लोगों ने जोर से बोला होगा, सेल्स। तो अगर हमने सवाल में देखते हैं तो क्रेडिट साइड पे थर्ड के अंदर कैपिटल अकाउंट्स पेबल के बाद सेल्स रेवेन्यू आ रहा है हमारा 2,30,000। तो अब अगर हम लोग अपने आप को अपने सवाल की तरफ जाएं, तो हमारे पास देखें एसेट एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड,
दिसंबर 31 2019 सेल्स अमाउंट क्या आ रही है, 2,30,000 रुपये। इसमें हम लोग सेल्स डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो अगर हम अपने सवाल की तरफ वापस जाते हैं तो अगर हम सेल्स डिस्काउंट को देखते हैं डेबिट साइड के ऊपर 3092, तो हमने उसमें से माइनस किया तो हमारे पास नेट सेल्स क्या आ गया, 2,26,908। ये हमारे नेट सेल्स आ गई। अब इस नेट सेल्स में से हम क्या लेस करते हैं, हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हम अपने सवाल की तरफ जाए तो देखें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री मर्चेंडाइज पहली तारीख पहला महीना देखें 24,000 नजर आ रही है, हमने 24,000 लिखा। अब परचेज में से रिटर्न माइनस होता है, सॉरी, तो परचेज में से रिटर्न देखते हैं। परचेज की अमाउंट हमारे पास क्या गिवन है, सबसे लास्ट डेबिट के अंदर 93,800। और अगर हम लोग परचेज रिटर्न की तरफ जाते हैं तो हम क्रेडिट साइड में सबसे आखिर में देखें अगर 3,200, 93,800 में से जब 3,200 माइनस करते हैं तो मेरे पास जो परचेज नेट परचेज आता है वो कितना आता है, 90,600। अब ओपनिंग को जब हमने परचेज में ऐड किया तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल आ गया 1,14,600, जिसमें से हम लोग अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कहाँ से मिलेगी, प्लीज़ अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास हमारी जो एडजस्टेड डाटा दिया हुआ है उसके अंदर नंबर सेकंड पे देखते हैं हम लोग, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग ₹15,000 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। तो जनाब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद मेरे पास अमाउंट 99,600 विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हमने अपने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया तो 1,27,308 रुपीज इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम लोग अपने सवाल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नज़र क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास नज़र आता है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस जो कि डेबिट साइड पे थर्ड लास्ट है 18,000, तो वो हमने सबसे पहले अपने सवाल में लिख दिया। इसके बाद अगर हम लोग अपने सवाल को देखते हैं तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये दोनों चीज़ें हमारे पास सवाल में गिवन है। अगर आप देखते हैं सवाल को तो डेबिट साइड में रेंट एक्सपेंस आपको थर्ड नंबर पे नज़र आ रहा है 9,000। इसके बाद इन्वेंट्री के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास 6,000 नज़र आ रहा है। इसके बाद जब हम आगे अपने सवाल को बढ़ते हैं तो अब सवाल में देखें नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो देखें जी इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गई। फिर एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अभी हमने एडजस्टमेंट के अंदर हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को याद करें पीछे की तरफ अगर जाते हैं हम लोग तो आपने देखा होगा कि 10,000 मेरे पास था प्रीपेड, अब प्रीपेड मेरे पास 3,500, तो एडजस्टमेंट में अमाउंट क्या आया था हमारे पास 6,500 आया था। तो ये वही एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जो एडजस्टिंग एंट्री से हमारे पास 6,500 आ रहा है। इसी तरीके से बेड डेप्स और डेप्रिसिएशन ये भी हमने एडजस्टिंग एंट्री में देखा था कि 6,807 फॉर बेड डेप्स और डेप्रिसिएशन जो कि सवाल में गिवन था 1,780, वो भी हमने लिखा। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जब हमने ऐड किए और अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे से माइनस करते हैं तो हमारे पास एक नेट प्रॉफिट आ जाता है 72,221। अब उसमें ऐड क्या होते हैं हमारे अदर इनकम्स। अभी आगे हमने अदर इनकम्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक हमारे पास कमीशन रिसीवेबल थी जो हमने हासिल करना था अभी 5,000, और एक ऐसी कमीशन थी जो अर्नड हो गई थी 500, जिसकी मिसाल मैंने 500 4 मंथ के हमने एडवांस में ले लिया था। तो ये वही दो एडजस्टमेंट से हमने लेते हुए इनकम को ऐड करेंगे 5,000 एंड 5,500, तो वो हमारे पास जब ऐड होंगी हमारे नेट प्रॉफिट से तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 77,721। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का भी कंक्लूजन हो गया। पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, इसके बाद हम लोगों ने अपना इनकम स्टेटमेंट बना लिया। अब थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, क्लोजिंग एंट्रीज बनाना। ठीक है जी। अब ये इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। अब इस इनकम स्टेटमेंट से ही हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। कैसे बनाएंगे, इसको एक थोड़ा आसान करता हूं मैं। क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो बेटा, क्लोजिंग एंट्रीज जो होती है ना, ये हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट से बनाते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट एक
टी अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जिसके अंदर एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, तो जरा देखते हैं। देखो, अब एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का ये एक अकाउंट बनाया हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर हम लोग अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं, तो जब हम लोगों ने एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के बारे में क्या पढ़ा था कि जब भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इंक्रीज करता है, तो हम उसको अगर डेबिट साइड पे हम लोग उसको लेके जाते हैं और एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट पे लिखते हैं, और जब भी हमारी रेवेन्यूज इंक्रीज होती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू बिल्कुल वही अकाउंट है कि जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब भी इस अकाउंट पे रेवेन्यूज इंक्रीज होंगी तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है जी। जब एक्सपेंस और रेवेन्यूज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसका डिफरेंस आता है, डेफिनेटली अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। अब या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस में डेबिट साइड के ऊपर डिफरेंस का आ रहा होगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे लॉस। अगर इसी अकाउंट में रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा होगा, तो हम उसे रिकॉर्ड क्या करेंगे, प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेता हूँ। क्लोजिंग एंट्रीज में हम किसके क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को अगर हम एक टी अकाउंट की शक्ल में देखें तो उसकी दो साइड है, आइदर डेबिट है और क्रेडिट है। और हमने ये बात अभी पढ़ी कि जब भी एक्सपेंस रेवेन्यू डेबिट साइड कब जाएगा, जब एक्सपेंसेस होंगे, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट साइड कब जाएगा, जब हमारे पास रेवेन्यू आएंगी। ठीक है। अब या तो एक्सपेंस ज्यादा हो रहे होंगे रेवेन्यू से, या रेवेन्यू ज्यादा हो रहा होगा एक्सपेंसेस से। अगर एक्सपेंस माने कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही होगी तो हम बोलेंगे वी हैड अ लॉस, और अगर क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे, वी हैड अ प्रॉफिट। अब लेट सपोज इस सवाल के अंदर वापस देखते हैं। इस सवाल के अंदर अगर अब मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया है वही चीज हमारे पास, वही सेल्स, वही लेस सेल्स डिस्काउंट और हर चीज। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन कलर्स के अंदर ये स्क्रीन आपकी दिख रही होगी। वन इज रेड कलर, रेड कलर शो कर रहा है हमारे रेवेन्यूज को, और एक ब्लू कलर है जो शो कर रहा है हमारे एक्सपेंसेस को। ठीक हो गया। अच्छा, जो ब्लैक कलर से हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली हमारी अपनी कैलकुलेशन है। जैसा कि 2,30,000 में से 3,092 को हमने माइनस किया तो वहां पर नेट सेल्स आ गया। ये हमारी अपनी की हुई कैलकुलेशन है। सवाल के अंदर जो जो चीजें आई हैं वो आइदर रेड पेन से लिखा हुआ होगा या ब्लू पेन से लिखा है। और रेड पेन किससे डिफाइन कर रहा है, हमारे रेवेन्यूज को, और ब्लू पेन किससे डिफाइन कर रहा है, हमारे एक्सपेंसेस को। ठीक हो गया। तो अगर हम सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री और अदर इनकम में कमीशन रिसीवेबल, कमीशन अर्न की बात करते हैं, तो ये हमारी सब कुछ क्या है, रेवेन्यूज है। तो अगर हम आगे अपने सवाल को देखते हैं, और मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर अगर आप देखते हैं नंबर 2 के ऊपर, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। अब ये नंबर 2 क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ये तमाम चीजें रेवेन्यू है हमारी। अच्छा, ये क्रेडिट क्या हो रहा है, 2,53,700, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आया, तो ये अमाउंट हमारा सेल से आ रहा है, परचेज रिटर्न से आ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से आ रहा है, कमीशन रिसीवेबल से आ रहा है, और अर्न कमीशन से आ रहा है। यानी कि ये तमाम चीजें अगर हम लोग देखते हैं तो ये वो है जो मेरे रेड पेन से लिखी हुई थी, और ये तमाम की तमाम मेरी क्या है, रेवेन्यूज है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में देखो, इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेज, इसके बाद सेल्स सैलरीज या सैलरीज एक्सपेंस जो है, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये तमाम मेरे क्या है, एक्सपेंसेस हैं जो मेरे रेवेन्यूज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगर मैं देखता हूँ नंबर 1 के ऊपर, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू डेबिट हो रहा है, और अभी हमने बताया था कि डेबिट कब होता है, जब एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये
1,75,979 की वजह से डेबिट हो रहा है इस अमाउंट से। और ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलती है? देखिए सेल्स रिटर्न से, परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल सैलरीज, expense, rent expense, इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजिंग, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, इन तमाम चीज़ों से मुझे क्या मिलता है? मेरे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस। और नंबर 2 के अंदर 2,53,700 अगर देखते हैं तो वो क्या मिल रहा है मेरे पास? इनकम आ रही है। अब मैंने आपसे क्या कहा? या तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू की जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा होगी, या डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा। अगर डेबिट ज्यादा हो तो हम कहेंगे लॉस, अगर क्रेडिट ज्यादा हो तो हम कहेंगे प्रॉफिट। तो अगर आप देखते हैं तो मेरे पास क्रेडिट साइड पे 253 और डेबिट साइड पे 175 है, तो इवेंचुअली क्रेडिट साइड जो है वो हायर साइड है। अगर डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस आता है 77,721। और अगर हम अपने थर्ड एंट्री देखते हैं तो डेबिट साइड क्योंकि वो क्लोजिंग के लिए हमारे पास कम है, हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को 77,721 से डेबिट किया और उसे हमने P&L अकाउंट में क्या ट्रीट किया? क्या ट्रीट किया? आई एम श्योर आप सब लोग जोर से चिल्ला के कह रहे होंगे कि इट्स अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होता है हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो देखिए P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे जा रहा है, विच शोज कि ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अच्छा, अब जब मुझे प्रॉफिट होता है तो इवेंचुअली वो कंपनी के, या अगर हम एक इंडिविजुअल एज एन कंपनी एन इंडिविजुअल पर्सन, इफ तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग? इंक्रीज कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल वो क्रेडिट होता है। तो देख लो नंबर 4 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करने के लिए P&L अकाउंट को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एंट्रीज बनती हैं। ठीक है जी, क्लोजिंग एंट्रीज बन गई हमारी। अब हमने थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, और इनकम स्टेटमेंट के बाद हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री बनाई। और देख ले क्लोजिंग भी हमारे प्रॉफिट को वेरीफाई भी कर रहा है कि जैसा हमारा प्रॉफिट 77,721 आया था, यहाँ पे भी हमारे पास सेम बिल्कुल वही प्रॉफिट आया। अब इस सवाल का लास्ट पार्ट विच इज बैलेंस शीट, अब उसको डिस्कस करते हैं। जरा वापस इस सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस बच गया। अब अगर सवाल में देखते हैं तो हमारे पास कैश जो कि 50,000 है वो बच गया है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो अपना फॉर्मेट की तरफ, तो फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि बैलेंस शीट एज ऑन December 31 एक तरफ एसेट साइड्स होती हैं, एक तरफ इक्विटी साइड होता है। एसेट में सबसे पहले हम लोग करंट एसेट लिखते हैं और देखिए करंट एसेट में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश के बाद हम लोग के पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे पास डेटा फॉर सप्लीमेंट्री में गिवन था विच इज़ 15,000। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल सवाल में 15,600 था। उस पे जो बेड डेब्ट्स लगे थे वो हम लोग अपने रिसीवेबल में से माइनस कर देते हैं, जो कि बेड डेब्ट्स हमारे पास 6,807 रुपीज़ थे। फिर वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो बच गया था, पहले प्रीपेड 10,000 था, अब प्रीपेड हमारे पास 3,500 है, तो जो बच गया बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि वो कमीशन जो रिसीवेबल है अभी, ठीक है ना, इट बिकम्स एन एसेट क्योंकि वो भी रिसीव करना है, अभी हमें मिला नहीं है। तो अगर देखें तो इसमें आपके पास 5,000 रुपीज़ रिसीवेबल में एज अ कमीशन रिसीवेबल भी आ रहा है। इन तमाम के बाद एसेट्स हमारे फिक्स एसेट की तरफ मूव करते हैं, और फिक्स एसेट में सबसे पहले हमारे पास इक्विपमेंट है 20,780 का, और 20,780 में से अगर हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो 1780 का है। इसके बाद हमारे पास एक फिक्स एसेट में लैंड भी मौजूद है 82,000 रुपीज़ की। जब हमने इस पूरी साइट को ऐड किया तो मेरे पास नेट एसेट्स मेरे कितने आ रहे हैं? 1,83,293। अब it should be the equal to the equity side, or equity side consists of two pages, which is one is liability, and liability में accounts payable 17,695 given है। कमीशन earned देखिए कमीशन earned पहले 2,000 था, 500 अर्न कर चुके हैं जो कि इनकम में आ चुका हमारे। तो अब रिमेनिंग क्या बचा? earned is 1,500। इसके बाद एक ऐसी सैलरीज थी आउटस्टैंडिंग, जो मिसाल मैंने एक चौकीदार की दी थी जो बाहर रह गया था, उसको देनी है। और मैंने आपसे कहा था कि उसी साल का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में जाएगा।
और वो किसका पार्ट बनेगा, लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा विच इज पेएबल। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज सैलरी पेएबल, तो वो हमने 7000 इक्विटी साइड पे लिख दिया। फिर हम कहाँ चले जाते हैं अपने ओनर्स इक्विटी पे। तो ओनर्स इक्विटी में कैपिटल इज गिवन 85,852, प्रॉफिट जो एक पीछे से चलता आ रहा है हमारे पास, हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना देखा, 77,721 का हमारा प्रॉफिट था। क्वेश्चन में ड्राइंग है, ड्राइंग हमेशा आपसे आपके ओनर्स इक्विटी को कम कर देती है, तो 6,475 से हमने अपनी लाइबिलिटी को कम किया। जब हमने अपनी पूरी इक्विटी साइड को ऐड किया तो इट बिकम्स इक्वल टू द एसेट साइड, विच शोज कि हमारी मेहनत जो है वो कामयाब रही। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, और ये कुछ 30 मार्क्स का सवाल आपके पेपर में आता है। आप बेटा याद रखो कि पेपर के अंदर आपके पास दो चीज़ें करनी होती हैं। आइतर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ क्लोजिंग या एडजस्टेड एंट्रीज मालूम करने को कह दे, कुछ भी आ सकता है। तो हमने इस सवाल के अंदर तमाम चीज़ों को रखने के बाद ये कोशिश की थी कि हम किसी तरीके से आपसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस करें। थोड़ा जल्दी में डिस्कस किया है, ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। आई होप कि आपको मेरा ये सवाल समझ में आया होगा। आप इस वीडियो के साथ कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको कोई और सवाल आपको क्वेरीज में हो तो प्लीज़ आप मुझे उस सवाल के बारे में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं यकीनन मैं उस सवाल को इसी तरह आपसे डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या आप मेरे कमेंट पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शब बखैर।